प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन बेसिकली एक मूवमेंट थी क्रिश्चियन चर्च में, क्रिश्चियनिटी में, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में, चर्च की प्रैक्टिसेस में रिफॉर्म्स लाने की। चर्च की बेशुमार ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो बाइबल में नहीं थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट सेंचुरी के बाद स्टैब्लिश, यानी फर्स्ट सेंचुरी में जिस वक्त क्रिश्चियनिटी आई है और उसके बाद से ये जो 1000 साल का पीरियड गुजरा है, इस पीरियड में एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी जो है वो चर्च की वजूद में आ गई है, क्लर्जी पूरी एक वजूद में आ गया है, एक पूरा स्ट्रक्चर वजूद में आ गया है, और ऐसी ऐसी चीज़ें जो टेक्स्ट में नहीं है, ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस की जाती है। उनमें से आपने देखा होगा कुछ एक प्रैक्टिसेस थी इंडल्जेंसेस की। अगर आपसे कोई सिन हुआ है, आप सिंपली इंडल्जेंसेस खरीद लो, एक डॉक्यूमेंट खरीद लो चर्च से और उसको पैसे दो, उस डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा कि आपके गुनाह जो है वो माफ हो गए। और इस तरह की और बेशुमार करप्ट प्रैक्टिसेस। तो मार्टिन लूथर जो था, उसका जो डिफाइनिंग काम था, 95 थीसिस तो उसके थे, लेकिन उन 95 थीसिस में सबसे जो इंपॉर्टेंट थीसिस था वो था साल्वेशन पे। तो मार्टिन लूथर खुद एक थियोलॉजियन था, खुद एक प्रीस्ट था, खुद ऑर्थोडॉक्स चर्च का मेंबर था, और उसने जिस चीज पे डिसएग्री किया इस चर्च के साथ वो ये थी कि सॉल्वेशन जो होती है ये इंडिविजुअल का पर्सनल मामला होता है। आपका इंडिविजुअल का कनेक्शन कितना है गॉड से, वो ज्यादा डिटरमिन करता है कि आपकी सॉल्वेशन होनी है या नहीं होनी, बजाय इसके कि आपने इंडल्जेंसीज खरीदी हैं या नहीं खरीदी। तो ये 3 आपको मेन चीजें नजर आएंगी कि इंपैक्ट क्या हुआ है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का। सबसे पहला इंपैक्ट इसका हुआ है जो आपका यूनिवर्सल चर्च था, यूनिवर्सल चर्च, उसकी जगह अब नेशनल चर्चेज ने ले लिया। तो ये एक तरह से एक पॉलिटिकली बड़ा बेनिफिशियल हुआ है नेशन स्टेट के लिए, नेशनलिज्म के लिए, के बजाय यूनिवर्सल चर्चेज के अब जो है वो नेशनल चर्च एस्टैब्लिश हो गया। इंग्लैंड में नेशनल चर्च एस्टैब्लिश हो गया, इसी तरह जेनेवा में और सी बेशुमार जगहों पे अब नेशनल चर्च जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। जो 2 सेक्ट्स, मेन सेक्ट्स हैं रेफॉर्मेशन के बाद जिनको हम कहते हैं, उनमें से प्रोटेस्टेंट्स हैं और कैथोलिक्स हैं। ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स वो थे जो एक तरह से आप कह सकते हो कि मार्टिन लूथर को, कैल्विन को, बाकी जो रिफॉर्मर्स थे उनको फॉलो करते थे, और कैथोलिक्स वो थे जो ओरिजिनल ऑर्थोडॉक्स चर्च को फॉलो करते थे। तो कई जगहों पे ऐसे हुआ कि जैसे फॉलोअर्स जो हैं वो प्रोटेस्टेंट्स हैं, लेकिन जो इनका लीडर है, किंग है, वो ऑर्थोडॉक्स है। तो इस चीज ने हम आगे जाके देखेंगे एक तरह से टॉलरेंस को भी जो है सपोर्ट किया। मार्टिन लूथर ने, कैल्विन ने अपने सपोर्टर्स को ये भी कहा, एडवाइस किया कि अगर आपके रूलर जो है वो कैथोलिक हैं या कोई और हैं तो आप अपना रिलीजन, अपनी चीजें कंटिन्यू रखें, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट ना करें। कई जगहों पे प्रोटेस्ट हुए भी, रिबेलियंस हुई भी। तो टॉलरेंस के बाद इंडिविजुअलिज्म, जो मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का फोकस था, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का, वो इंडिविजुअल था कि आपकी साल्वेशन जो है वो किसी चर्च के थ्रू, किसी सोशल ग्रुप के थ्रू, किसी स्ट्रक्चर के थ्रू, किसी क्लर्जी के थ्रू नहीं होनी, बल्कि आपकी सॉल्वेशन, इंडिविजुअल की सॉल्वेशन इंडिविजुअल के खुद अपने आप से होनी है, इंडिविजुअल के थ्रू होनी है। इंडिविजुअल खुद इंपॉर्टेंट है। जो हमने पहले बात की थी, हमने ये कहा था कि लिबरलिज्म जो है वो मुख्तलिफ सीरीज में, मुख्तलिफ इवेंट्स में, मुख्तलिफ फेजेस में आके जो है वो इमर्ज हुआ है। यानी एक ही कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप उठा के कह सकते हैं कि ये जो है वो मेन इवेंट है,
जिसको लिबरलिज्म के लिए जो ज़रूरी है। तो स्टार्ट हमने किया, हमने कहा कि प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन जो है वो आई है। प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन बेसिकली उसने रिलीजियस स्टेटस को, रिलीजियस कंफॉर्मिटी को, इसको तो चैलेंज किया है, लेकिन जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है लिबरलिज्म की, ठीक है, वो आगे आके हम देखेंगे कि कैसे हॉब्स से और लॉक से और बाकी जो फिलोसफर्स हैं उनने उसकी पॉलिटिकल जो डायमेंशन है वो क्लियर की है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम आके देखेंगे कि कैसे मुख्तलिफ जो हैं वो रेवोल्यूशन जो है वो यूएस में हो गई, वो फ्रांस में हो गई। तो ये काफी सारे इवेंट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जाके लिबरलिज्म को और ज्यादा क्लैरिफाई कर रहे हैं, और ज्यादा सोलिडिफाई कर रहे हैं। तो प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन ने आके कोई पॉलिटिकली कोई चीज हमें नहीं बताई, लेकिन पॉलिटिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिबरल स्कॉलर्स को हम पढ़ते हैं वो स्टार्ट हम करते हैं हॉब्स से। और हॉब्स आके जो पॉलिटिकल स्टेटस है, पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो अथॉरिटी है, उसको आके चैलेंज करता है। यहां पे तो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन जो है उसका इश्यू था। रिलीजियस जो अथॉरिटी थी पोप की, चर्च की, उसको चैलेंज किया गया था। ठीक, लेकिन यहां पे आके आपकी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि रूल किसे करना चाहिए, रूलर किसको होना चाहिए। ठीक है, तो जो इसका ट्रेडिशनल आंसर सदियों से आपको दिया जाता था वो ये दिया जाता था कि ये एक डिवाइन लॉ है कि किंग्स और क्वींस और जो भी आपके रूलर्स जो होते हैं ये डिवाइन की मर्जी से, गॉड की मर्जी से अपॉइंट होते हैं। लेकिन लिबरलिज्म आके जिस वक्त आपको कहता है कि इंडिविजुअल का ये राइट है कि वो जिस वक्त कोई चीज एस्पायर करना चाहे तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, उसके लिए रास्ता हमवार हो। तो इंडिविजुअल जो है वो कभी पॉलिटिकल अथॉरिटी में इस टॉप पे कैसे पहुंच सकता है जब सिर्फ खास इंडिविजुअल्स ही गॉड की तरफ से अपॉइंट होते हैं। तो हर इंडिविजुअल, बाकी सारे इंडिविजुअल तो इस रेस से बाहर हो गए। ठीक, उनके रास्ते में तो बैरियर्स आ गए, तो वो बैरियर्स आके रिमूव किए हॉब्स ने, और हॉब्स ने बेसिकली आके इस डिवाइन लॉ को सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया। ठीक, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की यानी उसकी अगर प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए रख के तो ये इंपॉर्टेंस है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इस चीज को डिनाई करता है कि रूलर्स जो हैं वो गॉड की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि सारी सोसाइटी मिल के रूलर्स को अपॉइंट करती है। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी के वो मिल के एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में उन इंडिविजुअल्स की कोई चीज गारंटी की दी जाती है और बदले में जो है आप जो है वो रूल करते हो। और हॉब्स ने जो है जो गारंटी दी वो क्या थी कि राइट ऑफ लाइफ। कि रूलर जो है वो सिर्फ गारंटी करता है कि आपकी जिंदगी जो है वो महफूज रहेगी और बदले में वो रूल करता है। अब कोई भी रूलर ये नहीं कह सकता कि मेरा डिवाइन राइट है। ठीक है, वो बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जैसे हॉब्स कहता है आप स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, वहाँ पे आप सब लोग आपस में बहुत लड़ते थे, कंपेटिटिव थे, सेल्फिश थे, ब्रूटल थे, नास्टी थे, आपकी लाइफ शॉर्ट थी और वहाँ पे आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगियों का डर था। तो आपकी ज़िंदगियों की गारंटी आपको रूलर ने दे दी है, सॉवरन ने दे दी है। ठीक है, इसके बदले में वो आप पे रूल करेगा। ठीक है, तो अब उसको रूल करने का इख्तियार डिवाइन राइट से नहीं मिल रहा, उसको रूल करने का इख्तियार जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से मिल रहा है। ठीक? आप रूलर के खिलाफ, हॉब्स कहता है कि उस वक्त तक
रिवॉल्ट नहीं कर सकते जिस वक्त तक वो उसने जो एक चीज की आपको गारंटी दी है राइट टू लाइफ की, जिस वक्त तक वो चीज थ्रेटन ना हो। इसी चीज को आके लॉक जो है वो और चेंज कर देता है और कहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली आपकी लाइफ के अलावा आपकी प्रॉपर्टी भी शामिल है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। ठीक, तो लॉक आके कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सिर्फ थोड़ी सी स्टेट ऑफ नेचर में इनकन्वीनियंसेस थी। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब ये नहीं था कि आप सारे एक दूसरे से लड़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे, कुछ थोड़ी बहुत उसमें इनकन्वीनियंसेस थी जिसको आके सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने दूर कर दिया। ठीक, अब आपका जो भी रूलर होगा वो आप पे रूल करेगा, आपकी लाइफ, आपकी लिबर्टी, आपकी प्रॉपर्टी को वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, अगर वो उसको नुकसान पहुंचाएगा या पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ रेवोल्यूशन हो सकती है। तो यही दो मेन जो है वो पॉलिटिकल आइडियाज हैं कि आपका राइट टू रेवोल्यूशन, अगर आपको आपकी गवर्नमेंट नहीं पसंद या आपकी वो लिबर्टी को चैलेंज कर रही है, आप उसके खिलाफ रिवॉल्ट कर सकते हो। और यही रिवॉल्ट हमें नजर आई यहां पे कि यूएस रेवोल्यूशन में और फ्रांस में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो यूएस जो रेवोल्यूशन थी, अमेरिकन जो रेवोल्यूशन थी, वो बेसिकली उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ रेवोल्यूशन थी। ठीक है, कि आप जो हम पे टैक्सेस इंपोज कर रहे हो, हमारी मर्जी के खिलाफ इंपोज कर रहे हो, वो हमारे राइट्स जो हैं वो उसके खिलाफ है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी हमने डिटेल में पढ़ी है, देखी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में और चीजों के साथ साथ आपका सोशल स्टेटस था वो भी बहुत मैटर करता था। जिस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है उस वक्त फ्रांस में जो सोशल स्ट्रक्चर था उसको कहते हैं स्टेट सिस्टम। आपकी तीन जो है वो स्टेट्स थी, स्टेट या आप उसको ग्रुप कह लो या आप उसको स्टेटस कह लो। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट, जिसमें जो है वो क्लर्जी आ गई, जिसमें नोबल्स आ गए, और तीसरे जो थे वो कॉमनर्स, जो थर्ड स्टेट थी। ठीक, कि आपकी सोसाइटी तीन ग्रुप्स में डिवाइड हुई हुई है। उन तीन ग्रुप्स को तीन स्टेट कहते हैं। तो क्लर्जी है, नोबल्स हैं, कॉमनर्स हैं। कॉमनर्स जो थे वो स्ट्रेंथ में, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में इन दोनों से ज्यादा थे। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट था वो यही था कि ये कह रहे थे हमें जो कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है उसमें जो प्रपोर्शन के तहत हमारी नुमाइंदगी हो। और आके जिस वक्त इनने अपने जो है वो रूल्स इंप्लीमेंट किए तो इसी पॉलिटिकल स्टेटस को, सोशल स्टेटस को, रिलीजियस कंफॉर्मिटी को, इन सारी चीजों को इनने आके चैलेंज किया। तो लिबरलिज्म समझने के लिए, ये देखने के लिए कि लिबरलिज्म क्यों हमारे बैरियर्स या इंडिविजुअल के रास्ते में जो रुकावटें होती हैं उसको क्यों डिसलाइक करता है या उसको क्यों हटाने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री खड़ी है कि कैसे फ्यूडल इरा में, मेडिवल इरा में आम आदमी के पास ये राइट्स नहीं थे। और आज भी आपको नजर आ जाएगा, इवन पाकिस्तान में, पंजाब में और काफी सारी जगहों पे ये बैरियर्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो रिलीजन की शक्ल में करें, वो कल्चर की शक्ल में करें, आप किसी इंडिविजुअल को उसका गोल अचीव ना करने दो और कहो जी कि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। हमारे तो बड़ों ने ऐसा नहीं किया। आपका जेंडर हो गया, आपकी कास्ट हो गई, आपकी एफिलिएशन हो गई, वो रिलीजियस हो गई, कोई भी हो गई, ये आपका सोशल स्टेटस या आपकी अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में तय करती है। ठीक है, कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज होंगी। ठीक? एक बंदा जो शायद किसी चौधरी के घर पैदा होता है उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो दूसरे बंदे के पास नहीं है। ठीक है, जो एक जेंडर कैटेगरी में पैदा होता है शायद उसके आगे बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं।
दूसरी कैटेगरी वाले के आगे ऑब्स्टेकल्स नहीं। ठीक, तो आपसे पूछ के तो किसी ने आपको किसी कैटेगरी में नहीं डाला था, आपसे पूछ के तो आपको किसी फैमिली में नहीं पैदा किया गया था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नेचुरली आप जिस जगह पे जिस कैटेगरी में पैदा होते हो तो आपके आगे बैरियर्स आ जाते हैं। लिबरलिज्म हर इंसान के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए वो सारे बैरियर्स हटाने की कोशिश करता है। वो बैरियर्स आज हटें तो आपको कोई थोड़ा सा जो है वो सुकून का सांस मिला है, नहीं तो आज आप भी जो है वो किसी फ्यूडल के नीचे काम कर रहे होते, उसकी जमीनों पे काम कर रहे होते। तो रिलीजन में लिबरलिज्म आया, पॉलिटिक्स में लिबरलिज्म आया, और फिर इकोनॉमिक्स में लिबरलिज्म आया। ठीक है, इकोनॉमिक्स स्फीयर में। तो इन, हाँ जी, इकॉनमी में भी रेवोल्यूशन हुई है। जो आप जो है वो मर्केंटलिस्ट इकॉनमी से एक कैपिटलिस्ट इकॉनमी में, फ्री ट्रेड इकॉनमी में आप आए हो। आप जो है वो बादशाह की मर्जी के बगैर ना कोई चीज़ बेच सकते थे ना ले सकते थे। उसने आपका टैक्स, आपका टैरिफ तय करना था, उसने आपको बताना था आप क्या चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कहाँ से ख़रीद सकते हो। आज आप जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, वो चीज़ अमेरिका में होती है, जापान में होती है, कहीं पे भी होती है, आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो ये तीन जो बड़े स्फेयर हैं, एक रिलीजियस, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक, इन तीनों में अपने अपने स्फेयर में रेवोल्यूशंस आई हैं।